हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आई एम नानी मैम। सो आज हम डिस्कस करते हैं एंटी फंगल एजेंट पार्ट 2 के बारे में। स्टूडेंट्स, आजकल हम पढ़ रहे हैं कीमोथेरेपी ऑफ एंटी फंगल। सो हम फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं एंड रिमेनिंग टॉपिक कवर करते हैं पार्ट सेकेंड में। सो लेट गेट स्टार्टेड। जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या था, काम करने का तरीका क्या क्या था और कौन कौन से ऐसे वो एजेंट थे। मतलब कि हमने एंटी फंगल का क्लासिफिकेशन भी देख लिया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजोल्स के बारे में कि जो हमारा एजोल्स है वो एक एंटी फंगल एजेंट के रूप में काफ़ी ज़्यादा हमारा यूज़फुल है और काम में भी आता है। तो वो क्या है? एजोल्स हमारा दो तरीके का, एक हमारा इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। मतलब एक इमिडाजोल जिनको कंटेन करता है, दो तरीके के होते हैं, और एक हमारी ट्रायाजोल जिसमें हमने फ्लूकोनाजोल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटी फंगल एजेंट यूज़ होती है, उसका हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया है। और सेकेंडली हमारा नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ इट्रोकोनाजोल का भी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे एजोल्स की ड्रग्स हैं, चाहे वो फ्लूकोनाजोल हो, चाहे वो इट्रोकोनाजोल हो, चाहे वो पीटोक्लोनाजोल हो, वो वर्क कैसे करती है। कॉज इनिबिशन ऑफ द C14 अल्फा डाइमेथाइलेज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द इर्गोडोस्टोल बाय बाइंडिंग द साइटोक्रोम P450। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी एजोल्स कंटेन करने वाली जो भी एजोल्स की ड्रग होती हैं वो इनहिबिट कर देती हैं 14 अल्फा अमाइलेज। ये एक एंजाइम का नाम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जो कि हमारी फंगस सेल है उसमें इर्गोडोस्टोल के बनने के लिए, और इर्गोडोस्टोल किसी भी फंगस सेल की फर्दर ग्रोथ एंड सिंथेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम उस एंजाइम को ही बनने से रोक देंगे तो हमारी फंगस सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो किल हो जाएगा। और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा रोल प्ले करता है एज एन एंटी फंगल ड्रग। तो अब ये काम कैसे करता है कि ये हमारा बाइंड हो जाता है साइटोक्रोम P50 एंड साइटोक्रोम P450 एग्जाम साइटोक्रोम P450 से बाइंड अप होने के बाद अपना जो एक्शन है वो शो करता है और इनहिबिट कर देता है 14 अल्फा अमाइलेज एंजाइम को। इसके बाद हम सेकेंडली यूज़ करते हैं एलाइलेमाइन। एलाइलेमाइन जिसमें हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग है, मतलब ड्रग का नेम है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन क्या करती है? इनहिबिट द स्क्वैलिन एक्सपोसाइड एंड एंजाइम इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द इर्गोडोस्टोल। अब ये भी जो हमारा स्क्वैलिन होता है वो भी हमारा इसेंशियल होता है, मतलब फंगस की जो फंगस में हमारे इर्गोडोस्टोल प्रेजेंट होता है उसकी सिंथेसिस के लिए। तो ये भी क्या करता है? इर्गोडोस्टोल की सिंथेसिस को कम करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए जो है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करते हैं? ड्रग एक्यूमुलेट इन अ नेल स्किन एंड फैट। जो हमारी एलाइनामाइड्स की ड्रग्स होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है नेल्स में, स्किन में, एज फैट में, और हमारी यूज़फुल फॉर द नेल इन्फेक्शन के लिए। और अगर हम एक तरीके से ये इसका साइड इफ़ेक्ट भी हुआ कि अगर इस ड्रग का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जब हमें एज एडवर्स इफेक्ट अगर एलाइनामाइड्स का है तो हमारे नेल्स में इन्फेक्शन के रूप में ये हमें देखने को मतलब कि अगर हमारे नेल्स में इन्फेक्शन है, सॉरी ये इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं था, कि अगर हमारे नेल से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है तो उस केस में ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे एलाइनामाइड्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्यूमुलेट आसानी से हो जाते हैं नेल्स में, स्किन में, और फैट के जहाँ पे हमारे टिश्यूज़ प्रेजेंट है या सेल्स प्रेजेंट है वहाँ पर। और इसका हमने एग्जाम्पल एंड स्ट्रक्चर देख लिए टर्बिनाफिन। इसके बाद हमारी आती है पॉलिन, जिसमें हमारी एम्फोटेरिसिन ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एम्फोटेरिसिन बी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। आप इसको एज इट इज़ देख लें और इसका स्ट्रक्चर भी याद कर लें कि जो हमारी पॉलियंस में एम्फोटेरिसिन ड्रग आती है वो जो हमारी एम्फोटेरिसिन बी नाइस्टीन एंटी फंगल एक्टिविटी को शो करती है, बाइंड कर देती हैं, मतलब कि बाइंड टू द मेम्ब्रेन ऑफ द स्टेरॉल्स। जो हमारी स्टेरॉल्स एंड इर्गोडोस्टेरॉल्स होते हैं उनके साथ जाकर के ये बाइंड अप हो जाती है एंड दे इंक्रीज द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एंड लीड्स टू द सेल डेथ। यानी कि जो हमारी फंगस सेल होती है उसमें स्टेरॉल एंड जो इर्गोडोस्टोल्स पाए जाते हैं ना, ये वहीं पर जाके बाइंड अप हो जाती है। अब जब बाइंड अप हो जाएगी तो धीरे धीरे सेल की परमिएबिलिटी है जो
वो इंक्रीज़ होने लगती है। जब सेल की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसमें एक लिसिस प्रोसेस होने लगेगा। जब लिसिस का फॉर्मेशन जब लिसिस होने लगेगी फंगस सेल की, तो धीरे धीरे जो उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह, यानी कि जो भी हमारी फंगस सेल के अंदर प्रेजेंट चीज़ें हैं, वो लिसिस होने के कारण धीरे धीरे फ्लो कर जाएंगी, बह जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, और हमारी जो फंगस सेल है वो पूरी तरीके से किल हो जाएगी। तो ये भी अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज अ एंटी फंगल एजेंट के रूप में। अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिसिन बी के बारे में, या फिर एम्फोटेरिसिन के बारे में। तो जो हमारी एम्फोटेरिसिन ड्रग होती है वो न्यूमरस फॉर्म होती है एंड पैस्टी सेल्स पेरेंट्रल्स फॉर्म में दी जाती है एम्फोटेरिसिन बी को, जो कि हमारी डाइसॉक्सिलेट फॉर्म एंड कोलॉइडल फॉर्म में आती है। लाइपोसोमल फॉर्म में टॉक्सिसिटी क्या होती है, डोज डिपेंडेंट का रिडक्शन जीएफआर में हो सकता है, बाय डायरेक्ट वैसो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट दे सकती है, अफरेंट रीनल एट्रिब्यूट्स दे सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द रीनल ट्यूबुलर सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड लॉस ऑफ द फंक्शनल यूनिट। और इसके साथ साथ नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन भी कॉज हो सकती है। अगर हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है तो चिल्स, टैकिपेनिया एंड फीवर देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमारी एक और ड्रग आती है जिसे हम एज अ एंटी फंगल यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पायरिमिडियंस आ जाती हैं। पायरिमिडियंस क्या होती हैं, फ्लोरीन एनालॉग्स ऑफ अ नॉर्मल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट साइटोसिन एंड डिमिनिशन रिजल्ट्स ऑफ द 5-fluorouracil ऑफ द 5-fluorouracil डाइसाइक्लिक एसिड एंड मोनोफॉस्फेट एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर थाइलएमाइड सिंथेसिस एंड यूज पर्टिकुलरली इन अ साइटोकोकल मेनिंजाइटिस 74% ऑफ द सीरम लेवल। अब हमारे जो बेंजोफ्यूरॉन्स आती है, जिसमें हमारे ग्लिसोफुलिन ड्रग्स आती है, मतलब बेंजोफ्यूरॉन की कैटेगरी जिसमें हम अपनी ड्रग यूज़ करते हैं, ग्लिसोफुलिन वो क्या करती है, इनहिबिट द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ये क्या करती है कि जो हमारी फंगस सेल होती है उसकी न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को बनने से रोक देती है, मतलब इनहिबिट कर देती है। और फॉर्मेशन ऑफ द चिट्सिन फॉर्मेशन, और जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी हमने बैक्टीरियल सेल पढ़ी थी ना, वहाँ पे हमने चिटिन की एक देखा था मार्क, ये बैक्टीरियल सेल को एंड उस चिटिन को बनने की फॉर्मेशन को ही रोक देती है, ताकि हमारे जो सेल है वो आगे फर्दर ग्रोथ ना कर सके, रेप्लिकेट ना कर सके। एक्टिव अवेयर द रिंगवर्म एंड कैंडिडा एंड टू द टीनिया एंड वर्सिकलर। और जो हमारे बेंजोफ्यूरॉन्स यूज़ होते हैं वो जो हमारे रिंगवर्म्स पाए जाते हैं, कैंडिडा के फंगस होते हैं, एंटीनियाज के होते हैं, या फिर वर्सिकलर्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी एक्टिव है। मतलब इन टाइप के जो फंगस इन्फेक्शन होते हैं, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फंगस है उसमें अपना काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देती है और इनके अगेंस्ट अच्छे से फाइट करती है। इसके अलावा लाइपोपेप्टाइड्स भी पाए जाते हैं, जिसमें हमारी इक्नोना कैंडीज एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द नीमो कैंडियाडिन एंड इनहिबिट द बीटा 1,3 ग्लूकान्स द फंगल सेल एक्टिव कैंडिडास एंड स्पर्गिलोसिस एंड न्यूमोसाइटोसिस कार्सिनी। और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमने क्लास 10 सिस्टमिक ऑफ द एंटी फंगल ड्रग को पॉलियंस एंटीबायोटिक, वो सेम वही ड्रग है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, बस अब हमने इनको एक चार्ट वाइज दिखा दिया है ताकि पढ़ने में और समझने में ये इजी वे में रहे। जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ते आ रहे थे ना, पॉलियंस को अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, एजोल्स हो गए, हमारे इकोनामाइडिन ड्रग हो गए, पेरिमिडिन्स के एनालॉग्स हो गए। सो ये सब थे हमारे आज स्टूडेंट्स ने आज कंप्लीट किया एंटी फंगल एजेंट का पार्ट 2। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। थैंक यू क्लास।